हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th हिंदी 2024। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, क्लास 12th हिंदी 2024 के संपूर्ण किताब के जितने भी जीवन परिचय हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, पद्य साहित्य में जितने भी जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो बार बार जीवन परिचय पूछे जाते हैं उनको क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर से ढूंढ के उन जीवन परिचय को शामिल किया है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के हमारे जीवन परिचय हैं। और कैसे लिखना है, टॉपर लोग कैसे लिखते हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करके लिखते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में ट्रिक एंड टिप्स के साथ हम आपको जीवन परिचय लिखना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो पेपर में बार बार पूछे जाने वाले जीवन परिचय को हमने आज के इस वीडियो में शामिल किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से हैं वो जीवन परिचय और हमें लिखना कैसे है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जीवन परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। सबसे पहला जीवन परिचय है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, जिसकी रचना है पवन दूतिका। ठीक है, इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। तो हम क्या करेंगे, इनका जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना। हर साल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इनके स्मरणीय बिंदुओं की। अगर आपको 4-5 चीज़ें पता है इनके बारे में, इनकी जन्म, मृत्यु, माता पिता, भाषा और जन्म स्थान, तो क्या कर पाएंगे आप, इन 4-5 चीज़ों की हेल्प से भी आप जीवन परिचय अपने शब्दों में बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्मरणीय बिंदुओं की हेल्प से हम जीवन परिचय कैसे बनाएंगे सब कुछ आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। तो बात करें इनके जन्म के बारे में, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ है वो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है, इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को। और अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 ईस्वी को। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी का जो इनकी मृत्यु है 16 मार्च 1947 ईस्वी को हो गई है। ठीक है, जन्म हमारा 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ है और मृत्यु 16 मार्च 1947 ईस्वी को। ठीक है, अगर हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें कि इनके जन्म का स्थान कौन सा था जहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो इनका स्थान था जन्म का निजामाबाद आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। अब पिता के बारे में बात कर ले कि इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था, ठीक है, पंडित भोलानाथ उपाध्याय आपके पिताजी का नाम था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। ठीक, पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम निर्मला देवी था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की पत्नी का नाम निर्मला देवी था। अगर भाषा के बारे में बात करें कि इन्होंने कौन सी भाषा का अपनी साहित्य में यूज़ किया है, तो देख सकते हैं आप, इन्होंने हिंदी का यूज़ किया है, अंग्रेजी, फारसी और ब्रज भाषा का इन्होंने अपने साहित्य में यूज़ किया है। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और ब्रज भाषा का इन्होंने अपने साहित्य में यूज़ किया। सम्मान के बारे में बात करें कि इनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक अपनी रचनाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, अधखिला फूल। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में एक नंबर की पूछी जाती हैं। इसीलिए रचनाएं तो आप बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, रचनाएं आप अच्छे तरह से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन स्मरणीय बिंदुओं की हेल्प से हम जीवन परिचय कैसे लिख पाएंगे, वो हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको क्या करना होगा, स्मरणीय बिंदुओं के बाद एक मिडिल हेडिंग डालनी होगी, जीवन परिचय। इसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पे हुआ। 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। इनकी 5 वर्ष की अवस्था में ही, जब ये 5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने फारसी के माध्यम से अपनी शिक्षा का प्रारंभ किया। ठीक है, इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही यानी बाल्यकाल से ही इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रारंभ फारसी भाषा
से प्रारंभ किया। किस भाषा से प्रारंभ किया? फारसी भाषा से इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में अपनी शिक्षा का प्रारंभ किया, ठीक है। और वर्नाक्यूलर से इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की, ठीक है। वर्नाक्यूलर से इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास करने के पश्चात ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, ठीक। वर्नाक्यूलर से इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की है। इसके बाद ये क्वींस कॉलेज बनारस में इन्होंने एडमिशन ले लिया है। किस लिए लिया था? अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये क्वींस कॉलेज बनारस में पढ़ने गए, परंतु शारीरिक अस्वस्थता के कारण इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था, ठीक है। ये क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे। इसी कारण से इन्होंने क्या किया? ये जो क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया था बनारस में, अस्वस्थता के कारण इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, ठीक है। इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। बाद में इन्होंने क्या किया? बाद में इन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान स्वाध्याय से ही प्राप्त कर लिया। बाद में इन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान स्वाध्याय से ही प्राप्त कर लिया, ठीक। इसके बाद क्या किया? निजामाबाद के ही, भाई इनका जन्म स्थान कहाँ है? निजामाबाद ही है, तो निजामाबाद के ही मिडिल स्कूल में, इसके बाद ये निजामाबाद के ही मिडिल स्कूल में अध्यापक कानून गो तथा काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर आपने कार्य किया, ठीक है। निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक कानून गो तथा काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि उस टाइम का एक फेमस विश्वविद्यालय था, उसमें इन्होंने अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया है, ठीक है। और सन 16 मार्च सन 1947 ईस्वी को, 16 मार्च सन 1947 ईस्वी को, जब हमारा 1947 ईस्वी को हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तभी 16 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 16 मार्च 1947 ईस्वी को आप इस दुनिया को छोड़ के परलोकवासी हो गए, ठीक है। तो ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के स्मरणीय बिंदु और जीवन परिचय। अब क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है इनका साहित्यिक परिचय दीजिए, जीवनी दीजिए, तो कैसे लिखना होगा? जब अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछता है तब भी आपको क्या करना होगा? कुछ चीजें, इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको कुछ चीजें बतानी होगी, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा, ठीक है। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, तो देख सकते हैं आप प्रारंभ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ब्रज भाषा में कविताएं किया करते थे, ठीक है। प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रज भाषा में अपनी कविताएं किया करते थे, ठीक है। जिसका प्रिय प्रवास एक सुंदर उदाहरण, जिसका इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, ठीक। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से ही वो इतने प्रभावित थे उनकी रचनाओं के माध्यम से, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं से ये इतने प्रभावित हो गए कि खड़ी बोली के क्षेत्र में आए, अर्थात खड़ी बोली के क्षेत्र में आकर ये खड़ी बोली में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने लगे। और एक वर्ष विषय की विविधता, और खड़ी बोली में ही इन्होंने एक वर्ष विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इनकी जो रचना है खड़ी बोली की एक वर्ष विषय की विविधता हरिऔध जी का एक प्रमुख विशेषता है इस खड़ी बोली का, ठीक। प्रिय प्रवास के लिए इनकी रचना प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। इन्हें इनकी रचना प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। तो ये था इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अब इनकी रचनाएं क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे जीवन परिचय भी पूछता है तो आपको क्या करना है, जीवन परिचय भी लिखना है, थोड़ा सा साहित्य के बारे में बताना है, और क्या करना है, इनकी रचनाएं भी बता देनी है साथ में। तो रचनाएं देख लीजिए, इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वहदेई वनवास, पारिजात, चुभत चौपदे, चोखे चौपदे, रसकलस, अधकिला फूल, ठेठे हिंदी का ठाठ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभत चौपदे, चोखे चौपदे, रसकलस, अधकिला फूल और ठेठे हिंदी का ठाठ, ठीक है। तो ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कौन सा है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला जीवन परिचय है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, एक एक चीज आपको हम लिखना बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनके स्मरणीय बिंदु। अगर क्या होता है स्मरणीय बिंदु की, अगर आपको 4-5 चीजें पता हैं तो आप क्या कर पाएंगे, इन्हीं स्मरणीय बिंदुओं की हेल्प से अपना जीवन परिचय आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के स्मरणीय बिंदु, जो कि एक हाईलाइटर का काम करते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, जैसे
जैसे ही आपकी कॉपी देखता है तो अगर वो इन हाईलाइटेड बिंदुओं को देख लेता है तो वो पहले ही समझ जाता है कि बच्चे को आता है, इसीलिए इसने क्या किया है, इन बिंदुओं को हाईलाइट करके अलग से लिख के रखा है और आपको फुल में फुल मार्क्स देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। जन्म हुआ, मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ है सन 1886 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी को हुआ है। और मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को। जन्म सन 1886 ईस्वी को और मृत्यु हुई है इनकी सन 1964 ईस्वी को। ठीक है, अगर हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें कि जन्म का स्थान इनका कौन सा रहा है, तो देख सकते हैं आप इनके जन्म का जो स्थान रहा है वो है चिरगांव, जो कि झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी के चिरगांव नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। ठीक, अगर इनके पिताजी के बारे में बात करें तो इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। ठीक है, अगर भाषा के बारे में देखें तो इनकी भाषा खड़ी बोली रही है, जिसमें इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, साहित्यिक खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। महाकाव्य इनका है साकेत। साकेत नामक महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महाकाव्य है, जो कि क्या होता है, एक नंबर में इसको पूछ लिया जाता है कि साकेत के रचनाकार कौन है, साकेत के लेखक कौन है। ठीक है, तो इस टाइप से पूछता है तो साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उपाधियों के बारे में अगर हम देखें तो इनकी जो उपाधि है, इनको डीलिट प्राप्त हुई है अपनी रचना के माध्यम से, और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें अपनी रचना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और रचनाएं देखें अगर हम इनकी, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है भारत भारती, जयद्रथ वध, अनद जैसी काफी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं आपने की हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती, जयद्रथ वध, अनद और काफी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं अपने साहित्य में प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्मरणीय बिंदुओं की हेल्प से हम जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं आप हमें कैसे लिखना है इनका जीवन परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ। कहाँ हुआ? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ। कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी। झांसी के चिरगांव नामक ग्राम में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था तथा ये बाल्यावस्था यानी बचपन से ही इनका काव्य की ओर झुकाव था। ठीक, बाल्यावस्था से ही इनका काव्य की ओर झुकाव था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से ये हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट करके उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। ठीक है, बाल्यावस्था से ही इनका काव्य की ओर झुकाव था और जब ये बड़े हुए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट करते हुए उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। किसने? ये मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का सम्मान हमें प्राप्त हुआ है, देखने को मिला है। इनकी कविता के माध्यम से हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम का सम्मान देखने को मिला है या प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर, ये महात्मा गांधी जी के आंदोलनों से इतना प्रभावित थे कि आप स्वाधीनता आंदोलन में भी कूद पड़े। ये महात्मा गांधी जी से इतना प्रभावित थे कि महात्मा गांधी जी जब आंदोलन चला रहे थे, आप कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, काफी सारे स्वतंत्रता आंदोलन उस टाइम पे चल रहे थे, तो ये महात्मा गांधी से इतना प्रभावित थे कि आप भी यानी मैथिली शरण गुप्त जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े हैं। ठीक है, जिसके कारण जब ये आंदोलनों में भाग लेने लगे थे तो जिसके कारण इनको क्या करना पड़ा था? जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी थी। आपकी स्वतंत्रता आंदोलन की भागीदारी के साथ ही आपको काफी बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी हैं और प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ी हैं। ठीक है, जिसके कारण इनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी हैं। आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आपको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय ने तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, और साकेत महाकाव्य, इनका जो महाकाव्य है साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी
महाकाव्य साकेत महाकाव्य के लिए आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। माँ भारत भारती का यह महान साधक सन 1964 ईस्वी को सन 1964 ईस्वी को परलोकवासी हो गया या गोलोकवासी हो गया। माँ भारत भारती का यह महान साधक सन 1964 ईस्वी को गोलोकवासी हो गया। तो ये बात हुई इनके जीवन परिचय की। अब हमें इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इनका साहित्यिक परिचय। गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। राष्ट्र प्रेम की भावना इनकी रचनाओं के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं के माध्यम से हमें राष्ट्र प्रेम की भावना देखने को मिलती है। राष्ट्र प्रेम की भावना इनकी रचना के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। तथा साकेत में इनके जो महाकाव्य है साकेत में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणास्पद चित्रण देखने को मिलता है। इनका महाकाव्य है साकेत, उसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणास्पद चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है। गुप्त जी ने खड़ी बोली को मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी खड़ी बोली के क्षेत्र में हिंदी कविता के माध्यम से समर्थ कवि के रूप में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये था इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि कौन से हैं जिनका जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला जीवन परिचय है जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ठीक है। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी छायावाद की एक प्रमुख आधार स्तंभ है। ठीक है। महादेवी वर्मा हमारे हिंदी काव्य साहित्य की पहली महिला कवित्री हैं और ये छायावाद की एक प्रमुख आधार स्तंभ है। अगर आपसे क्या होता है एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि छायावाद की प्रमुख कवित्री कौन है, तो वो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। काफी सारे कवि भी दिए रहते हैं और पूछ लेता है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो भी आपको महादेवी वर्मा में लगाना है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये सब क्या हैं छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा जी के स्मरणीय बिंदु और इन स्मरणीय बिंदु के हेल्प से हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है एक एक चीज देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बात करें इनके जन्म के बारे में, तो जन्म हुआ महादेवी वर्मा जी का 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को। महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ है। और अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में देखें तो इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई। जन्म इनका 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ है और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई है। ठीक है। अगर हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें कि इनका जन्म का स्थान कौन सा है, तो इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। और आपके पिताजी का नाम, ठीक है, महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम है गोविंद सहाय। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय है तथा माता का नाम हेमरानी देवी है। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम गोविंद सहाय तथा माता जी का नाम हेमरानी देवी था। ठीक है। अगर हम इनके भाषा के बारे में देखें कि इनकी भाषा कौन सी है, तो देख सकते हैं आप इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है। अपनी रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। अगर काल के बारे में बात करें तो इनका प्रमुख काल छायावादी युग है। ये छायावादी युग की एक प्रमुख आधार स्तंभ है। ठीक है। सम्मान के बारे में बात करें तो इनको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं वो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया गया। ठीक है। रचनाओं के बारे में देखें तो यम, पथ के साथी, मेरा परिवार और काफी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हमारी महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन काल में प्रस्तुत की हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्हीं स्मरणीय बिंदुओं की हेल्प से हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप जीवन परिचय लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक मिडिल हेडिंग डालनी होगी जीवन परिचय। इसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना शुरू करना है। ठीक है।
तो इनको महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक युग की मीरा तथा छायावादी युग की एक प्रमुख आधार स्तंभ महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। आधुनिक युग की मीरा तथा छायावादी युग की एक प्रमुख आधार स्तंभ महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय था। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम गोविंद सहाय था, जो कि इंदौर में अध्यापक थे। इनकी माताजी का नाम हेमरानी देवी था, जो कि सरल हृदय और धर्मपरायण महिला थी। इनकी माताजी, महादेवी वर्मा जी की जो माताजी हैं, उनका नाम हेमरानी देवी था, जो कि बहुत ही सरल हृदय और धर्मपरायण महिला थी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। महादेवी वर्मा जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। अपनी माता से बचपन में ये रामायण और महाभारत की कथाओं को सुनने से इनका मन काव्य की ओर लग गया। अपनी माताजी से ये बचपन में क्या किया करती थी? रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती रहती थी, जिससे इनका मन काव्य की ओर लग गया है और ये काव्य में अपनी रचनाएं बचपन से ही करने लगी थी। फलस्वरूप इन्होंने मौलिक काव्य रचना बचपन से ही आरंभ कर दी। ठीक है, इसका फल क्या हुआ? मौलिक काव्य रचना इन्होंने बचपन से ही आरंभ कर दिया और मात्र 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह 10वीं के छात्र नारायण वर्मा से हो गया। और मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह 10वीं के छात्र नारायण वर्मा से हो गया। इनको विवाह में रुचि नहीं थी। हमारी जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनको विवाह में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए महादेवी वर्मा जी के कहने पर इनके पति ने दूसरा विवाह भी नहीं किया। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने अपने पति से कहा भी, जो इनके पति हैं नारायण वर्मा, इनसे महादेवी वर्मा जी ने कहा भी था कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, परंतु इनके जो पति हैं नारायण वर्मा, इनके कहने पर भी इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। ठीक है, महादेवी वर्मा जी अलग रहती थी, अपने पति से अलग रहती थी और एक जैसे इनको आधुनिक युग की मीरा इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ये केवल अपने काव्य रचना पे ही मदमस्त रहती थी। ठीक है, इनको विवाह में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के कहने पर भी इनके पति ने दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी वर्मा जी इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? महादेवी जी ने जीवन पर्यंत श्वेत वस्त्र पहना। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने जीवन पर्यंत श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े, एक विधवा की भांति एक सफेद कपड़े इन्होंने जीवन पर्यंत पहने हैं। तख्त पे सोई हैं और इन्होंने कभी भी शीशे से अपना मुख भी नहीं देखा। महादेवी वर्मा जी ने जीवन पर्यंत श्वेत वस्त्र पहना है, तख्त पे सोई हैं और कभी भी इन्होंने शीशे पे अपना मुख नहीं देखा है। और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा जी का 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय। अब इनका हम साहित्यिक योगदान कैसे लिखेंगे, क्या क्या जो इनको पुरस्कार मिले हैं, किस किस रचनाओं में मिले हैं, कैसे कुछ लिखना है, वो हम इनके साहित्यिक परिचय के माध्यम से देखेंगे। तो बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, तो महादेवी वर्मा जी का प्रमुख कार्य क्षेत्र लेखन व अध्यापन रहा है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख कार्य क्षेत्र लेखन, अध्यापन व संपादन रहा है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी अपनी रचनाएं लिखती थी और पढ़ाती भी थी और संपादन का कार्य, प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का ये संपादन भी करती रही हैं। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख कार्य क्षेत्र लेखन करना, अध्यापन करना व संपादन रहा है। इन्होंने गद्य और काव्य शिक्षा और चित्रकला के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्होंने गद्य और
काव्य की शिक्षा और चित्रकला के नए आयाम अपनी रचनाओं के माध्यम से स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने 18 गद्य की और काव्य कृतियां की हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 18 गद्य और काव्य कृतियां लिखी हैं। ठीक है, जिसमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने 18 गद्य और काव्य कृतियां लिखी हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ठीक है, आप चाहें तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय या फिर आप जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो जीवन परिचय हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा जी का बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इन 3 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई जीवन परिचय आपको फंस ही जाएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे और 10 नंबर आपके आसानी से इन जीवन परिचय में कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारे आज के सारे जीवन परिचय समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।